हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग फोटोसिंथेसिस स्टडी कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने स्टडी की अभी लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। और इसके बाद में हमने कुछ हिस्सा फोटो रेस्पिरेशन का भी स्टडी किया और एक टेबल है, उस टेबल को अच्छे से समझना है जो आप शायद समझ चुके हो। ये भी एक्चुअली बेस्ड है आपके कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी से। मतलब ये कि C3 प्लांट कौन कौन से हैं, C4 प्लांट कौन कौन से हैं, है ना। इसके बाद में बात ये है कि जो C3 प्लांट है उसका फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, वो है आपका रुबिस्को रिबोलोज 15 बिसफॉस्फेट, वो रिसेप्टर है। फर्स्ट स्टेबल कौन है, तो 3PGF 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम इसे C3 साइकिल कहते हैं। C4 में आते हैं तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो एक्सेप्टर है CO2 वो है PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और उसके बेसिस पर हम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, है ना। कहा जाता है कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, लो CO2 कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा। ऐसे भी यहाँ पर डिस्कशन है, आपने किया है कि C3 साइकिल कितनी सेल्स में होती है और C4 कितनों में होती है, तो इस पर भी आपको वहीं से चॉइस सेलेक्ट करनी है। टेम्परेचर की बात करी जाए तो बात हम कर चुके हैं, जैसे C3 प्लांट है 25 से 30 डिग्री अप्रोप्रिएट सूटेबल टेम्परेचर है। C4 में वो 40 तक है, 30 से 40, ऐसा NCERT ने डिस्कशन कर रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जा चुकी है, ठीक है। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस ये चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं। हमने केम प्लांट की भी स्टडी कर ली, क्लियर, हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें अनेकों फैक्टर आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न कारकों का जो अध्ययन है वो गैनॉक्स फोटोमीटर में किया जाता है। गैनॉक्स फोटोमीटर में हम डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो कह सकते हैं विभिन्न कारकों का प्रकाश संश्लेषण पर प्रभाव गैनॉक्स फोटोमीटर, गैनॉक्स फोटोमीटर, याद रहिए फोटोमीटर है, फोटो नहीं है। गैनॉक्स फोटोमीटर एक अपरेटस अपन ने पढ़ा था, वो था ट्रांसपिरेशन की रेट को पढ़ने के लिए। तो गैनॉक्स फोटोमीटर में अध्ययन करते हैं ठीक है। तो इसमें अध्ययन कर सकते हैं गैनॉक्स फोटोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल डिफरेंट फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है।
तो कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण को आंतरिक एवं बाह्य कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, करते हैं। अब हम बात करें बाह्य कारक की। कौन सी? तो करते हैं, अभी इतना ही रहने देते हैं ना। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग पढ़ना चाहेंगे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, है ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ से पढ़ेंगे। आंतरिक कारक हैं, बाह्य कारक हैं, इनको अलग से डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी सिद्धांत। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, सीमाकारी सिद्धांत। क्लियर? सीमाकारी सिद्धांत। इसे ब्लैकमैन के द्वारा, इसे ब्लैकमैन, समझ रहे हैं ना आप? ब्लैकमैन के द्वारा 1905 में प्रदर्शित किया गया। इसके अनुसार जब एक ही समय एक से अधिक कारक, इसके अनुसार जब एक ही समय एक से अधिक कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं, तब वह कारक सीमाकारी कारक में बदलता है, जो सबसे कम
मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, जो सबसे कम मात्रा में मिलेगा या जिसकी पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी सिद्धांत कहलाएगा। अगर इसे नहीं दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण के न होने पर पौधे की वृद्धि अवरुद्ध हो सकती है। क्लियर? तो कहते हैं ना, हर इंसान दुखी है किसी न किसी वजह से। उसकी वजह ये है कि हर इंसान एक से ज़्यादा फैक्टर से अफेक्ट रहता है एट ए टाइम। एक फैक्टर सॉल्व भी हो जाए, रिजॉल्व भी हो जाए, तो दूसरा फैक्टर उसे अफेक्ट कर देता है। तो इसीलिए तो जो सबसे कम मात्रा में होता है वही सीमाकारी सिद्धांत में कन्वर्ट हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो क्वेश्चन बन के पूछे जाते हैं, कहा जाता है कि जो सीमाकारी सिद्धांत है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ये वास्तव में लॉ ऑफ मिनिमम का मॉडिफाइड फॉर्म है। और इसे देने वाला साइंटिस्ट था लीविग। लीविग ने एक पहले सिद्धांत दिया था लॉ ऑफ मिनिमम, है ना। तो उसी को ब्लैकमैन ने मॉडिफाई किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कह सकते हैं यह सिद्धांत लॉ ऑफ मिनिमम लॉ ऑफ मिनिमम न्यूनताकारी सिद्धांत का रूपांतरण माना जाता है। लॉ ऑफ मिनिमम का ये मॉडिफाइड फॉर्म माना जाता है, जिसे लीविग द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो इसे देने वाला साइंटिस्ट था लीविग। लीविग ने लॉ ऑफ मिनिमम बनाया था। मिनिमम का मतलब जो सबसे कम मात्रा में मिलेगा वो प्रकाश संश्लेषण की दर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो इसलिए कहा जाता है लॉ ऑफ मिनिमम। क्लियर? लॉ ऑफ मिनिमम ये। अच्छा, ब्लैकमैन ने ही क्या दिया था? कहा जाता है कि ब्लैकमैन के द्वारा ही कारकों के लिए मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम शब्द दिए गए थे। तो ये ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम, मैक्सिमम, ऑप्टिमम ये शब्द दिए गए थे। तो ये बात कही जाती है। Optimal light and CO2 concentration. The plant may not photosynthesis if the temperature is very low. This leaf, if given the optimal temperature, will start photosynthesis. ठीक है। तो ये बातें कही जाती है। If a chemical process affected more than one factors,
then its rate will be determined by the factor which is nearest to the minimal value। मतलब किसी भी प्लांट की जो रेट है, प्रोडक्शन रेट है, उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा वो फैक्टर जो सबसे कम मात्रा में उसे ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, ऐसे। अब हम यहाँ पर लाइट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स लेंगे। क्या लेंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहले स्टडी करने चाहेंगे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये लॉ ऑफ मिनिमम, ये बहुत पूछा जाता है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ना। yes. एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारक। एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारक है ना। इसमें प्रकाश तापमान, जल, CO2 सांद्रता, O2 सांद्रता, धातुएं, मेटल्स, प्रदूषक, पदार्थ, प्रदूषण पदार्थ या प्रदूषक पदार्थ आदि का प्रभाव पड़ता है। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंसिडर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम फैक्टर ले रहे हैं लाइट। क्या? लाइट, प्रकाश। यह है प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रत्यक्ष कारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अच्छा जी, इसी की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, लाइट रिएक्शन में ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, अप्रकाश अभिक्रिया पर इसका कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जो लाइट है वो तीन तरीके से इफेक्ट डालती है। एक है टाइप ऑफ लाइट, दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, तीसरा है इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो कह सकते हैं यह है तीन प्रकार से
प्रकार से प्रभाव डालता है, 3 प्रकार से प्रभावी होता है, प्रभावी होता है। जैसे टाइप ऑफ लाइट, टाइप ऑफ लाइट, आखिर लाइट का प्रकार क्या है? तो ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं एक्शन स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन का जो टेबल पढ़ा था उसमें। तो जो रेड लाइट है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट शो करती है एज कंपेयर टू ब्लू। तो ये चीज़ कह सकते हैं लाल प्रकाश की प्रकाश संश्लेषण दर, प्रकाश संश्लेषण दर सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, जबकि नीला प्रकाश, प्रकाश सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित होता है, अवशोषित होता है। हरे पौधे हरे प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण करते हैं, हरे पौधे हरे प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेषण करते हैं। क्लियर? ऐसे मिनिमम फोटोसिंथेसिस को ये प्रदर्शित करता है। ये बात हो गई। अब हम देखें ड्यूरेशन ऑफ लाइट। दूसरा ड्यूरेशन ऑफ लाइट, किस पौधे को कितनी ज़्यादा समय तक लाइट मिलती है ना। तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा समय तक लाइट मिलती है और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्लांट यहाँ रहते हैं, डाइवर्सिटी यहाँ रहती है, इसीलिए अन्य प्रकार के जीव भी यहीं पर सरवाइव कर पाते हैं ना। तो कह सकते हैं जिस स्थान पर लंबे समय तक प्रकाश मिलता है, प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होता है, प्रकाश संश्लेषण भी अधिक होता है। ठीक है, और जहां कम मिलेगा वहां कम मिलेगा। अब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
ये कैसे इम्पैक्ट डालेगी? ठीक है, when the interesting the note the light saturation occurs at 10% of the full sunlight, hence the except of the plant is shade or the dense forest light is rare, a limiting factor in nature. Increase in incident light beyond a point cause the breakdown of chlorophyll and a decrease in photosynthesis. At higher light intensity, gradually the rate does not show the further increase as other factors become limiting factors. What is interesting to note is that the light saturation occurs at 10% of the full sunlight. ठीक है, अब देखो आप कैसे, ये एक ग्राफिकल स्टडी, क्लियर, समझना इसे। यहाँ ठीक, तो ये एक ग्राफिकल स्टडी करने जा रहे हैं। लाइट इंटेंसिटी, ये है लाइट इंटेंसिटी, यहाँ से चलो इस और ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस एक्सिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है प्रकाश संश्लेषण की दर, और ये है इंटेंस लाइट, तेज प्रकाश। अब क्या होगा, यहां से अपन देखें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट कांस्टेंट हो रही है, ऐसे कांस्टेंट ये रेट हो जाती है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से एक दिखाया गया है ग्राफिकल स्टडी कि ये इसके बाद ये रेट कांस्टेंट हो जाती है ऐसे। ये जो पॉइंट है ये यहाँ इस इंटेंसिटी पर, तो सबसे पहले A है, B है, C है ना, तो यहाँ तो है A, इस पॉइंट पर है B और ये है C, तो यहाँ तो इंटेंसिटी क्या हो रही है। अब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो ये, तो एक पॉइंट पर जाके ये सैचुरेशन हो जाता है, मतलब जैसे डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल हैं, वहाँ प्रकाश कम से कम मिल पाता है। एक और राज की बात बताऊं कि आपने देखा होगा जहाँ घने जंगल होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ के पौधे की जो तने होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, और उनके तने लंबे भी होते हैं। तो वास्तविकता ये है कि पौधे लाइट के लिए कंपटीशन करते हैं और इस वजह से उनके तने लंबाई में बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्लांट के लिए लाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो कहा जाता है कि जब बहुत कम लाइट मिलती है तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मिनिमम होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ने लगती, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप लाइट बढ़ाओगे, जैसे रेगिस्तान है, राजस्थान की ही बात कर लें, यहाँ पर तो इंटेंस लाइट आती है, खूब तेज प्रकाश आता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में आता है, बल्कि यहाँ पर अदर फैक्टर जाके अफेक्ट करने लगते हैं एक पर्टिकुलर। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाता है, सैचुरेशन पॉइंट, संतृप्त बिंदु,
ये कौन है? संतृप्त, संतृप्त बिंदु, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। और ये कौन है? अदर फैक्टर। कौन है? अदर फैक्टर, यहाँ ये। और ये कौन है? ये इंटेंस लाइट है, यहाँ पर ये लाइट बढ़ रही है ऐसे, लेकिन इस पॉइंट तक, यहाँ से ये कहानी बदल जाएगी। ठीक है, तो कहा जाता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, रेट बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके वो फिर स्थिर हो जाती है, उसे संतृप्त बिंदु कहते हैं। अब अगर प्रकाश संश्लेषण की दर और नहीं बढ़ रही है तो सीधी बात है कि अब इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी एक हाईएस्ट अमाउंट में मिलती है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर गिर जाएगी। वो क्यों गिर जाएगी? क्योंकि फोटोसिंथेटिक एपरेटस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्लोरोफिल खत्म हो सकता है, प्रकाश संश्लेषी एपरेटस खत्म हो सकता है, जिसे हम फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए भी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कैरोटीनॉइड यानी कैरोटीन उस क्लोरोफिल ए को बचाती है, नहीं तो लाइट के प्रेजेंस में ये समाप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकता है। तो ये एक ग्राफ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इंटेंसिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो हम थर्ड फैक्टर को यहाँ स्टडी कर रहे हैं। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। जैसे घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, लेकिन क्रमशः प्रकाश तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश फोटोसिंथेसिस दर, है ना, बार बार नहीं कहते, प्रकाश संश्लेषण दर भी बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है, ठीक है। एक निश्चित तीव्रता संतृप्त बिंदु को दर्शाता है। इसके पश्चात अन्य कारक प्रकाश संश्लेषण दर
को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर? दर को, प्रकाश संश्लेषण दर को प्रभावित करते हैं। इज दैट क्लियर? अब क्या होता है, अधिक प्रकाश तीव्रता होने पर, अधिक प्रकाश तीव्रता होने पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक का फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, एप्रेटस ही जल के राख हो सकता है। कैरोटीन, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। कैरोटीन क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करता है ना, ऐसे। तो ये थी प्रकाश की, प्रकाश कैसे प्रभावित करता है इस पर बात की गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं और वो है टेम्परेचर। कौन सा? वो हम चलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, प्रकाश, तापमान, तापमान, टेम्परेचर। हाँ, तापमान। नेक्स्ट, तापमान, टेम्परेचर। तापमान, ठीक है। इसका प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाश अभिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह एक एंजाइम युक्त अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? एंजाइम युक्त अभिक्रिया है। टेम्परेचर का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अगर कहीं होता है तो वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन पर टेम्परेचर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना। ये बातें हम ऑलरेडी आपसे कर चुके हैं। अच्छा, C3 पौधे, C3 पौधों के लिए उपयुक्त तापमान, उपयुक्त तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड
होता है जबकि C4 पौधों के लिए C4 पौधों के लिए 30 से 40 डिग्री उपयुक्त माना जाता है, उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। शंकुधर पौधे, अब उसमें होता क्या है, कुछ जो कॉनिफर्स प्लांट है हिमालय में उगते हैं वो तो -35 पर भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये इनका अडेप्टेशन है, ये इनका अनुकूलन है। और कुछ जो थर्मल एल्गी हैं वो 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये बात कही गई है। टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर द फोटोसिंथेसिस, डिफरेंट प्लांट ऑल्सो depend on the habitat that they are adapted to. Tropical plants have higher temperature optimum. अच्छा, इसमें भी कह सकते हैं कि पौधों के आवास पर भी तापमान अलग अलग होता है। अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालता है ना। जैसे ट्रॉपिकल, राजस्थान ट्रॉपिकल है तो कह सकते हो उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय स्थानों पर उच्च ताप तथा शीतोष्ण जलवायु में कम ताप पर प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, कॉनिफर्स लो टेम्परेचर पर भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और आपका जो शीतोष्ण यानी कि ये उष्णकटिबंधीय यानी कि टेम्परेट, जैसे राजस्थान जैसी जगह है यहाँ 40 से ऊपर ही टेम्परेचर चला जाता है, गर्मियों में तो 48 डिग्री चला जाता है ना, तो उस टाइम भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करते ही है। ये बात है। बल्कि गर्मियों में तो नई नई पौधों में पत्तियां भी आती है ना, जैसे राजस्थान का जो प्लांट है प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी, उसमें तो मई जून में ही नई पत्तियां आती। अब है जल। जल कैसे अफेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। वाटर
जल, यह प्रकाश संश्लेषण में रॉ मटेरियल की तरह या मुख्य कारक की तरह उपयोग होता है, उपयोग होता है। देखो यहाँ एक समझने लायक चीज कहा जाता है कि अपने वाटर रिलेशन पढ़ रहे थे तब एक हेडिंग पढ़ी थी, वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। ठीक है, वहां पर एक बात कही गई थी कि अबाउट 1% वाटर ऑफ एब्जॉर्प्शन यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। अवशोषित जल का 1% जल पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा वृद्धि में उपयोग होता है। अच्छा, दूसरी चीज एक और समझ लो कि पौधों की जो कोशिकाएं हैं उनमें नॉर्मल कंडीशन में 60% तक वाटर होता है। तो इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जब 60% रहता है और जरूरत है मात्र 1% की, तो एक सेल में पानी की उपलब्धता डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को प्रभावित नहीं कर सकते। तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि जल प्रकाश संश्लेषण में प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालता बल्कि अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। स्ट्रेस कंडीशन यानी कि जल जब पौधे को कम से कम मात्रा में मिल रहा है, उपलब्ध है, ऐसी परिस्थिति में फिर वो अन्य कारक प्रभाव डालेंगे। जब कम पानी होगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा, वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो फिर तापमान बढ़ जाएगा, वो कम हो जाएगा। जल कम है, अवशोषण कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब उसके बाद में रंध्र बंद हो जाएंगे, गैसियस विनिमय रुक जाएगा, खनिजों का स्थानांतरण रुक जाएगा। तो अन्य कारकों की वजह से फिर जल प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करेगा। तो कह सकते हैं अवशोषित जल का, यहां लिख देंगे, अवशोषित जल का 1% जल प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि में उपयोग होता है, क्लियर? ऐसे अतः यह अप्रत्यक्ष रूप से फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर सकता है, जैसे जल की कमी में तापमान वाष्पोत्सर्जन कम होना, वाष्पोत्सर्जन
कम होना, तापमान बढ़ना, रंध्र बंद होने से O2 CO2 विनिमय रुकना, आदि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। ये बात डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, अप्रत्यक्ष रूप से ये जरूर प्रभावित कर सकता है। अब हम एक आपको लास्ट में और बता देते हैं, O2 क्या, O2 ऑक्सीजन की सांद्रता, O2 की सांद्रता है ना, CO2 की सांद्रता बाद में देखेंगे। O2 की सांद्रता, इसे हम बारबर्ग इफेक्ट भी कहते हैं, बारबर्ग इफेक्ट। तो एक्चुअली होता ही है कि जो C3 प्लांट होते हैं, ये आप जानते हो, C3 प्लांट क्या होते हैं कि जब रुबिस्को के पास ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती है तो ऐसी कंडीशन में फिर C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की दर बढ़ जाती है और प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। इसे बारबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। O2 प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, लेकिन C3 पौधों में O2 की अधिकता प्रकाश संश्लेषण की दर कम करता है तथा श्वसन की दर बढ़ाता है, इसे है ना, इसे बारबर्ग प्रभाव भी कहते हैं, क्लियर। तो ये फैक्टर ऑफ एक्टिंग है ना, ये भी एनसीईआरटी में दिए हैं तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्लियर। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें। हम लगभग इस टॉपिक की एंडिंग की ओर जा रहे हैं। हाँ, इसमें CO2 फैक्टर बचा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बस, है ना। फिर हम क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे, ओके, और इंटरनल फैक्टर्स पर भी डिस्कशन करेंगे, क्लियर।
ओके, तो ये सारे फैक्टर समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।